हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एडी क्लासेस। आज हम केमिस्ट्री को कवर करने वाले हैं दृष्टि द वीज़र की बुक से। और ये सारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसमें सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट ही मिलने वाली हैं। इसके 1 से 2 वीडियोस आने वाले हैं। इसके एक पार्ट मैं अभी अपलोड करूँगी और इसका नेक्स्ट पार्ट बाद में आएगा। ठीक है, तो दोनों ही वीडियोज़ को आप देखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो आइए चर्चा करते हैं हम रसायन विज्ञान के बारे में। पहले तो रसायन विज्ञान है क्या, उसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं। विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुणों, उसके संगठन और उसमें उपस्थित परमाणुओं की संरचना के अध्ययन के साथ साथ पदार्थ की अवस्था में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, लेवोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। द्रव्य क्या है? मैटर। द्रव्य वो वस्तु है जिसका आयतन होता है, स्थान घेरती है, जड़त्व का गुण प्रदर्शित करती है, ऊर्जा लगाकर इसकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, द्रव्य के विभिन्न स्वरूप को पदार्थ कहते हैं। पदार्थ का निश्चित गुण और संगठन होता है, जैसे मिट्टी, इसका निश्चित गुण होता है, संगठन होता है। मोम, चूना, दूध, ऑक्सीजन एसेट्रा। प्राचीन काल में भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने बताया कि प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बना हुआ है, जिसे उन्होंने परमाणु कहा। एक अन्य भारतीय दार्शनिक पकुधा कात्यायन ने ये बताया कि ये कण संयुक्त होकर के द्रव्य के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। ये द्रव्य संयुक्त होकर के, ये जो कण हैं वो संयुक्त होकर के द्रव्य के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। अब आगे हम स्टेट्स ऑफ मैटर यानी द्रव्य की अवस्थाओं को समझेंगे। द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। स्कूल टाइम से आप पढ़ते आ रहे होंगे, तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुख्यतः द्रव्य यानी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, फ्लूइड और गैसियस। सबसे पहले हम सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था को समझेंगे। इस अवस्था में पाई जाने वाली वस्तुओं का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाओं के साथ साथ एक निश्चित आयतन होता है। ठोस वस्तुओं में दृढ़ता का गुण पाया जाता है, यानी बल लगाने पर ये टूट सकती है। ठीक है, जैसे कि लोहा, पत्थर, किताब, सुई एसेट्रा, ये सारे ठोस में आते हैं, सॉलिड होता है। वही फ्लूइड स्टेट की बात करें, द्रव अवस्था, ये पदार्थ की वो अवस्था है जिसका आकार अनिश्चित होता है। आकार तो निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। जैसे कि शीतल पेय, इसका आकार अनिश्चित होता है, पेय का तो कोई आकार नहीं होता है, लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। और दूध एसेट्रा। गैसीय अवस्था यानी गैसियस स्टेट, पदार्थ की वो अवस्था है, गैसीय अवस्था, जिसमें पदार्थ के आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं। गैस का ना कोई आयतन होता है, ना ही कोई आकार होता है, जैसे कि हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम एसेट्रा। आजकल वैज्ञानिक पदार्थ की 5 अवस्थाओं को स्वीकार कर रहे हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। ये 5 अवस्थाएं हैं द्रव्य की, जिसको आजकल वैज्ञानिक स्वीकार कर रहे हैं। प्लाज्मा पदार्थ की कौन सी अवस्था है? ये पदार्थ की चौथी अवस्था मानी जाती है। इसमें पदार्थ के इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित परमाणु से बंधे होने बजाय स्वतंत्र अवस्था में गतिशील रहते हैं। पदार्थ की इस अवस्था में पदार्थ के परमाणु अत्यधिक उत्तेजित होकर आयनीकृत गैस की अवस्था में पहुंच जाते हैं और प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन करने लगते हैं। गैस के स्वभाव के कारण इस प्लाज्मा में विशेष रंग की चमक होती है, जैसे कि फ्लोरेसेंट ट्यूब। फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम गैस विद्युत ऊर्जा के प्रवाह से आयनीकृत हो जाती है और प्रकाश उत्पन्न करने लगती है। सूर्य और तारों में प्रकाश का कारण प्लाज्मा ही होता है। और 5वीं जो अवस्था है द्रव्य की, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये अत्यंत कम घनत्व वाली किसी गैस को बहुत कम तापमान तक ठंडा करने पर इस अवस्था का निर्माण होता है। इस अवस्था का नाम भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट रखा गया है, भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। आगे हम पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन यानी चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर को समझते हैं। तो एक ही पदार्थ तीनों भौतिक अवस्थाओं में रह सकता है, एक ही पदार्थ। ठीक है, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में ऊष्मा के द्वारा, और ये शीलता होती है। द्रव से गैसीय अवस्था में चेंज होने के लिए शीलता और द्रव्य जो है वो ऊष्मा देती है। तो ये एक ही पदार्थ तीनों भौतिक अवस्थाओं में रह सकती है। आगे हम समझेंगे तत्व यानी एलिमेंट्स के बारे में। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लेवेजियर ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोगात्मक रूप से प्रमाणित किया।
तत्व पदार्थ का वो मूल रूप है जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो ये बात हुई एलिमेंट्स की। धातु क्या है? मेटल। ये चमकीली तथा ताप और विद्युत की सुचालक होती है। धातु चमकीली और ताप और विद्युत की सुचालक होती है। ये तन्य होती है, इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। धातुओं में अघात वर्धनीयता यानी मैलिएबिलिटी का गुण पाया जाता है, जैसे कि सोना, Au, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। पारा सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु होती है, पारा Hg। तो ये तो बात हुई धातु कौन कौन से हैं। अब हम बात करते हैं कि अधातुएं कौन कौन सी हैं, यानी नॉन मेटल। अधातुएं कई सारे गुणों में से किसी एक गुण अथवा सभी को प्रदर्शित करती है, जैसे कि ये विभिन्न रंगों की होती है और ये ताप और विद्युत की कुचालक होती है। अधातुएं ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं। ये चमकीली और आघात वर्ध्य नहीं होती है, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन एक्सेट्रा। ये चमकीली और आघात वर्ध्य नहीं होते हैं। आगे हम बात करेंगे उपधातु के बारे में, मेटलॉइड के बारे में। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच ये गुणों को प्रदर्शित करते हैं जिन्हें कि उपधातु कहते हैं, जैसे कि बोरॉन। बोरॉन जो है ये धातु और अधातु दोनों के बीच के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे तत्व अर्धचालक होते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे तत्व अर्धचालक होते हैं जिनका उपयोग इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी के निर्माण में किया जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रमुख अवयव हैं। आगे हम यौगिक यानी कंपाउंड को समझेंगे। यौगिक क्या है? वो पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक संयोग से बना है उसको यौगिक कहते हैं, जैसे जल, मीथेन, चीनी, नमक एक्सेट्रा। ये सारे यौगिक हैं। आगे हम मिक्सचर यानी मिश्रण को समझेंगे। मिश्रण क्या है? दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर के बनने वाले पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। मिश्रण दो तरह के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी यानी होमोजेनियस मिक्सचर और विषमांगी यानी हेट्रोजेनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण क्या है? इनका संगठन एक समान होता है। समांगी मिश्रण का संगठन एक समान होता है। समांगी मिश्रण को विलयन भी कहा जाता है। विलयन भी समांगी मिश्रण को कहा जाता है, जैसे चीनी और नमक का जल में विलयन, ये समांगी मिश्रण हो गया। अब हम समझते हैं विषमांगी मिश्रण को। विषमांगी मिश्रण इनका संगठन असमान होता है, जैसे बालू, सैंड और चीनी का मिश्रण, ये विषमांगी मिश्रण है। निलंबन क्या है? निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें कि विलेय पदार्थ घुलता नहीं है बल्कि विलयन में निलंबित रहता है। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। कोलाइडल विलयन। कोलाइडल विलयन में विलय कणों का आकार अत्यधिक छोटा होने के कारण आंखों से दिखाई नहीं देता है और समांगी प्रतीत होता है, लेकिन ये एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें कि कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं, जैसे कि दूध। कोलाइडल कण प्रकाश किरणों को फैला देते हैं जिसे कि टिंडल प्रभाव कहा जाता है। कोलाइडल कण प्रकाश किरणों को फैला देते हैं जिसको टिंडल प्रभाव कहा जाता है। कोलाइडल कणों को छान करके पृथक नहीं किया जा सकता है, लेकिन कोलाइडल कणों का पृथक्करण स्कंदन द्वारा किया जा सकता है। पानी में मौजूद विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां जैसे मिट्टी और अन्य कोलाइडी कणों को पृथक करने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। फिटकरी के A1 पॉजिटिव धन आवेश आयन ऋणावेशित कोलाइडी अशुद्धियों को स्कंदित कर देता है। तो ये है, इस माध्यम के द्वारा हम समझेंगे। ये है परिक्षेपी माध्यम, परिक्षिप्ति प्रावस्था और इसके प्रकार और इसका उदाहरण। किस माध्यम से कौन से प्रकार से क्या बनेगा? परिक्षेपी माध्यम यदि गैस है और परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव है तो इसका प्रकार होगा, ये किस प्रकार का होगा? एरोसॉल होगा, जैसे कि कोहरा, बादल। यदि परिक्षेपी माध्यम गैस है, परिक्षिप्ति प्रावस्था ठोस है तो इसके ये कौन से प्रकार होंगे? एरोसॉल होंगे और इसका उदाहरण है धुआं। ठीक है, इसका भी प्रकार एरोसॉल होगा और उदाहरण धुआं होगा। यदि परिक्षेपी माध्यम द्रव है और परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस है तो ये स्थल प्रकार के होंगे, जैसे कि कीचड़, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यदि परिक्षेपी माध्यम द्रव है और परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस हो तो ये पायस प्रकार के होंगे, जैसे दूध में तेल। यदि परिक्षेपी माध्यम ठोस है और परिक्षिप्ति प्रावस्था ठोस हो तो ये ठोस सॉल बनेगा, ये ठोस सॉल प्रकार का होगा, जैसे कि रंगीन पत्थर। यदि परिक्षेपी माध्यम ठोस है और परिक्षिप्ति प्रावस्था द्रव्य हो तो ये जेल प्रकार के होंगे, जैसे कि पनीर, जेली।
यदि परिक्षेपी माध्यम ठोस है और परिक्षिप्ती प्रावस्था गैस है तो ये फोम प्रकार का होगा, जैसे उदाहरण फोम रबर। ठीक है, आगे हम समझेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को। सबसे पहले हम फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन को समझते हैं। भौतिक परिवर्तन का संबंध पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन से होता है, यानी पदार्थ के भौतिक परिवर्तन से पदार्थ के रंग, कठोरता, दृढ़ता, घनत्व, द्रव्यमान और क्वथनांक जैसे गुणों में से किसी एक अथवा एक से अधिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन से पदार्थ का रासायनिक संगठन यानी कंपोजिशन अपरिवर्तित रहता है। सामान्यतः ये उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल होता है, और यदि परिवर्तन लाने वाली परिस्थितियों को ठीक विपरीत कर दिया जाए तो पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में पहुंच जाता है, जैसे कि जल से बर्फ का बनना, पानी में चीनी का घुलना एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये तो भौतिक परिवर्तन हुआ। अब हम रासायनिक परिवर्तन को समझते हैं, यानी केमिकल चेंज को। रासायनिक परिवर्तन के उपरांत पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन आ जाता है और उसके परिणाम स्वरूप पदार्थ के गुणों में भी परिवर्तन आ जाता है। ये परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है और रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है, यानी इरिवर्सिबल्स। जैसे दूध से दही बनना, ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, कागज का जलना एक्सेट्रा, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। आगे हम गैसों से संबंधित कुछ प्रमुख नियम को जानेंगे। सबसे पहले बॉयल्स लॉ क्या है? बॉयल का नियम क्या है? स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का दाब गैस के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी P व्युत्क्रमानुपाती है 1/V के, जहाँ पे P गैस का दाब है और V गैस का आयतन है। चार्ल्स लॉ क्या है? स्थिर दाब पर गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के समानुपाती होता है, जहाँ V समानुपाती है T के, जहाँ पे V गैस का आयतन है और T परम ताप है। अब परम ताप क्या है, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। -273.15 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहते हैं। ताप मापने का वो पैमाना जिसमें -273.15 डिग्री सेल्सियस को शून्य माना जाता है, यानी शून्य केल्विन लिया जाता है, उसे परम ताप पैमाना कहते हैं। इसे केल्विन में मापा जाता है। इस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273.15 केल्विन होता है। गणना में सुविधा के लिए 273.15 को पूर्णांक बना करके सिर्फ 273 ही लिखा जाता है, 273 का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला लॉ है गैल-लुसेक लॉ, यानी गैल-लुसेक का नियम। गैल-लुसेक का नियम दाब और ताप में संबंध को समझेंगे। स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके तापमान के समानुपाती होता है। यह है गैस, जहाँ पे P है गैस का दाब, ये ताप के समानुपाती है। क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर, वो अधिकतम तापमान जिसके ऊपर किसी गैस का दाब बढ़ा करके द्रवित नहीं किया जा सकता है, वो क्रांतिक ताप यानी क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रांतिक ताप 30.98 डिग्री सेल्सियस है, जबकि क्रांतिक ताप पर गैस का दाब बढ़ाकर द्रवित किया जा सकता है। किसी गैस के लिए ये क्रांतिक दाब कहलाता है। विसरण क्या है, यानी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन गैसीय कणों की गति है जो कि अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर होती है। ग्राहम का विसरण नियम क्या है? ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। गैसों के विसरण की दर उनके घनत्व अथवा अणु भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, जहाँ पे R1/R2 इक्वल टू √D2/D1 इक्वल टू √M2/M1, जहाँ पे R1 गैस की विसरण की दर है, D1 गैस का घनत्व है और M1 गैस का अणु भार है। R2 गैस की विसरण की दर है, D2 गैस का घनत्व है और M2 गैस का अणु भार है। यह है ग्राहम का विसरण नियम। अगला नियम है एवोगैड्रो का नियम, एवोगैड्रोस लॉ। क्या है एवोगैड्रो लॉ? ताप व दाब की समान स्थितियों में एक समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। ताप व दाब की समान स्थितियों में एक समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। किसी पदार्थ के एक मोल में कणों में परमाणु, अणु अथवा आयन, कणों की संख्या निश्चित होती है। परमाणु, अणु और आयन की संख्या निश्चित होती है, जिसका मान 6.022 × 10⁻23 होता है। इसे एवोगैड्रो स्थिरांक या एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान क्या है? किसी परमाणु के द्रव्यमान को कार्बन 12 यानी C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 एक 12वें भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है,
और आणविक द्रव्यमान क्या होता है? अणुओं का आणविक द्रव्यमान उनमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का योग होता है। आगे हम बात करेंगे मोल संकल्पना के बारे में। किसके बारे में? मोल संकल्पना के बारे में। किसी पदार्थ का एक मोल उस पदार्थ की वो मात्रा होती है जिसमें उतने ही परमाणु उपस्थित होते हैं जितने कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। आगे हम एटम एंड मॉलिक्यूल्स को समझते हैं, यानी परमाणु और अणु के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे परमाणु क्या है, उसके बाद हम अणु को समझेंगे। परमाणु किसी तत्व की वो सूक्ष्मतम, आधारभूत और रचनात्मक इकाई है, यानी रचनात्मक कण है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेती है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकती है, उसे परमाणु कहते हैं। स्वतंत्र अवस्था में न रह पाने के कारण परमाणु अणु अथवा आयन का निर्माण करते हैं। स्वतंत्र अवस्था में न रह पाने के कारण परमाणु अणु अथवा आयन का निर्माण करते हैं। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कणों से मिलकर के बना होता है। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कणों से मिलकर बना होता है। अब बात करते हैं अणु के बारे में। किसी तत्व अथवा यौगिक का वो सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और उस यौगिक के सभी गुण धर्म को प्रदर्शित करता है, वो होता है अणु। मूल कणों के गुण को देखेंगे हम आगे। तो ये गुण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन का परम आवेश होता है -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष आवेश -1 होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.10939 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने किया है। प्रोटॉन का आवेश पॉजिटिव होता है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का आवेश +1 होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6726 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की है। न्यूट्रॉन का परम आवेश 0 होता है, सापेक्ष आवेश 0 होता है और द्रव्यमान होता है 1.67493 इंटू 10⁻27 किलोग्राम और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की है। आगे हम बात करेंगे परमाणु संख्या के बारे में। परमाणु संख्या क्या है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। क्योंकि किसी तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं, अतः एक ही तत्व के सभी परमाणु की परमाणु संख्या एक समान होती है। किसी तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं तो एक ही तत्वों के सभी परमाणु की परमाणु संख्या एक समान होती है। तो ये परमाणु संख्या की बात हुई। द्रव्यमान संख्या क्या होता है? परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की सम्मिलित संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या को Z से डिनोट करते हैं। परमाणु संख्या बराबर होती है परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बराबर उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और द्रव्यमान संख्या A बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के। द्रव्यमान संख्या इक्वल टू होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, और परमाणु संख्या बराबर होती है परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या इक्वल टू उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आगे हम समस्थानिक के बारे में बात करेंगे, यानी आइसोटोप्स क्या होता है। किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, वो समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे 17C135, 17C136, 6C14 और 6C12। इसमें परमाणु संख्या तो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम होते हैं, 1H1, ड्यूटेरियम 1H2 और ट्राइटियम 1S3 है। ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन भी कहा जाता है। भारी जल जिसका फॉर्मूला होता है D2O, इसमें ड्यूटेरियम ऑक्सीजन से आबंधित होते हैं। भारी जल में ड्यूटेरियम ऑक्सीजन से आबंधित होते हैं। तो ये तो बात हुई समस्थानिक की। आगे हम संभारिक को समझेंगे। आइसोबार क्या होता है? आइसोबार समान परमाणु द्रव्यमान और भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं में संभारिक कहते हैं। समान परमाणु द्रव्यमान और भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को संभारिक कहते हैं। जैसे 18Ar40, 19K40 और 20Ca40, ये संभारिक है। आइसोटोन्स क्या होते हैं? समन्यूट्रॉनिक। अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या तो समान होती है उसको समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे 14C6, 15N7 और 16O8, ये समन्यूट्रॉनिक हैं। इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। आगे हम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत को जानेंगे। द्रव्य अविभाज्य परमाणुओं से बना है, यह है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत।
द्रव्य एक तत्व के परमाणु द्रव्यमान और गुणधर्मों में समान होते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में भिन्न होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा परमाणु ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं, बस उसे पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है। 1808 में डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है, ये है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है? एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान एक अति सूक्ष्म केंद्र में केंद्रित रहता है, जिसे परमाणु नाभिक कहते हैं। परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ पर बहुत तीव्र गति से गति करते हैं। यह है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉन और नाभिक एक दूसरे से मजबूत और वैद्युत आकर्षण बलों द्वारा बंधे होते हैं। 1911 में रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक की खोज की थी। 1911 में। बोर का परमाणु मॉडल क्या है? एटॉमिक मॉडल ऑफ बोर। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ पर गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस पथ पर गति करते हैं उससे हम कक्षा कहते हैं। इन्हीं कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। कक्षा में गति करने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समय के साथ नहीं बदलती है। परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये है बोर का परमाणु मॉडल। मैक्स प्लांक क्वांटम सिद्धांत क्या है? मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी। प्लांक के अनुसार अणु और अथवा परमाणु ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण सतत रूप से न कर असतत यानी डिस्क्रीट रूप से करते हैं। ये ऊर्जा का उत्सर्जन विद्युत चुंबकीय विकिरणों के छोटे छोटे क्वांटा यानी पैकेट के रूप में करते हैं। ठीक है, ये है मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी। प्लांक के अनुसार अणु अथवा परमाणु ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण सतत रूप से न करके असतत रूप से करते हैं। ये ऊर्जा का उत्सर्जन विद्युत चुंबकीय विकिरणों के छोटे छोटे क्वांटा के रूप में करते हैं। उत्सर्जित विकिरण के एक क्वांटा की ऊर्जा, ये इसका फॉर्मूला है E=hv, जहाँ पे h प्लांक स्थिरांक यानी कांस्टेंट है। इसका मान होता है 6.626 × 10⁻34। इसका मात्रक होता है जूल सेकेंड और v विकिरण की आवृत्ति है। चलिए बढ़ते हैं आगे। परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भरा जाना, इस पे ऑफबाउ का क्या नियम है? ऑफबाउ सिद्धांत। कक्षकों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षकों में जाते हैं। जब वो भर जाता है तो वो अगले कक्ष में प्रवेश करते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से अभिक्रिया होती है। ये आप देख सकते हैं L=0 है, L=1, L=2, L=3। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस पे पाउली अपवर्जन सिद्धांत क्या है? पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। इसके अनुसार एक कक्षक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो भी विपरीत पृच्छकरण के। S=1/2 और S=(-1/2)। प्रत्येक कक्ष को 4 क्वांटम संख्याओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 4 क्वांटम संख्याएं हैं। मुख्य क्वांटम संख्या जिसको n से डिनोट करते हैं, दिंशीय क्वांटम संख्या जिसको स्मॉल l से डिनोट करते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या m1 और इलेक्ट्रॉन पृच्छकरण क्वांटम संख्या m5। मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल n वाले कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होगी। हुंड का बहुलता नियम क्या है? एक ही कोश के उपकोश में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तभी आरंभ होगा जब सभी कोशों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये जो तरीका है इलेक्ट्रॉन भरने का, ये गलत तरीका है, जबकि सही तरीका ये है। एक ही कोश के उपकोश में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तभी आरंभ होगा जब सभी कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। आगे बात करते हैं अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो आगे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। परमाणु त्रिज्या क्या है? एटॉमिक रेडी। परमाणु त्रिज्या परमाणु के नाभिक व उसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन कक्षक के बीच की दूरी होती है। परमाणु त्रिज्या परमाणु के नाभिक व उसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन कक्षक के बीच की दूरी होती है। आयनन एथैम्पी क्या है? यानी आयनोजेशन एथैम्पी। एक विलगित गैसीय परमाणु यानी आइसोलेटेड गैसियस एटम की सबसे बाहरी कक्षा में स्थित अंतिम इलेक्ट्रॉन की
अंतिम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को प्रथम आयनन एथेम्पी कहते हैं और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को द्वितीय आयनन एथेम्पी कहते हैं। द्वितीय आयनन एथेम्पी का मान प्रथम आयनन एथेम्पी से अधिक होता है क्योंकि उदासीन परमाणु की तुलना में धनात्मक आयन से इलेक्ट्रॉन पृथक करना कठिन होता है। तो इस प्रकार से अभिक्रिया होती है द्वितीय आयनन एथेम्पी ग्रेटर देन प्रथम आयनन एथेम्पी। इसी तरीके से तृतीय आयनन एथेम्पी भी होता है द्वितीय आयनन एथेम्पी, और ये प्रक्रिया ऐसे ही आगे बढ़ती रहती है। आगे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में जानेंगे। जब एक गैसीय परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद ऋणायन में परिवर्तित होता है तो इस दौरान उत्सर्जित हुई ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। विद्युत ऋणात्मकता क्या है यानी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। परमाणु के रासायनिक यौगिक में सहसंयोजक आबंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की योग्यता का गुणात्मक माप विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे हम तत्व एवं उनका वर्गीकरण को समझेंगे। तत्वों को व्यवस्थित रूप से रखने के क्रम में आवर्त सारणी का विकास हुआ है और इसी क्रम में प्रसिद्ध रसायनज्ञ दमित्री इवानोविच मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी प्रस्तुत की, जो कि तत्वों के वर्गीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण बिंदु था। फिर 1913 में प्रसिद्ध अंग्रेज भौतिक वैज्ञानिक हेनरी मोजले ने तत्वों के अभिलाक्षणिक एक्स किरण स्पेक्ट्रमों में नियमितता के आधार पर अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। मोजले के सिद्धांतों के आधार पर मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधन किया गया और आधुनिक आवर्त सारणी का विकास हुआ। तो आधुनिक आवर्त सारणी के नियम क्या हैं? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन यानी पीरियोडिक होते हैं। आगे हम आधुनिक आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जानेंगे। आवर्त सारणी में दिखने वाली 36 लाइनों को आवर्त और ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग कहते हैं। आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का मूल आधार ऑफबाउ का सिद्धांत है। सामान्यतः एक वर्ग में स्थित तत्व समान गुण धर्म दर्शाते हैं और सभी तत्वों का विभाजन उनके गुणों में भिन्नता के आधार पर स्मॉल s, p, d और f ब्लॉक में किया गया है। s ब्लॉक के तत्व हैं, ये सभी तत्व अभिक्रियाशील धातुएं हैं। वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर इन तत्वों का धात्विक गुण और अभिक्रियाशीलता बढ़ती है, जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम Li, सोडियम Na एक्सेट्रा। पी ब्लॉक के तत्व कौन कौन से हैं? आवर्त सारणी में बाएं से दाएं बढ़ने पर इन तत्वों का धात्विक गुण घटता है। बाएं से दाएं बढ़ने पर पी ब्लॉक वाले तत्वों का धात्विक गुण घटता है। वहीं ऊपर से नीचे वर्ग में बढ़ने पर इस वर्ग के धात्विक गुणों में वृद्धि होती है, जैसे कि बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। डी ब्लॉक के तत्व हैं। इस ब्लॉक के तत्वों की रासायनिक क्रियाशीलता एस ब्लॉक के तत्वों से कम और पी ब्लॉक के तत्वों से अधिक होती है। इन तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, जैसे कि कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, ये संक्रमण तत्व हैं। ये डी ब्लॉक के तत्व हैं। एफ ब्लॉक के तत्व हैं। इन तत्वों को इनके रासायनिक गुणों के आधार पर दो श्रेणियों में बांटा गया है, लेथेनाइड और एक्टिनाइड, जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम एक्सेट्रा। तो ये देख सकते हैं गुण, और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, आवर्त में बाएं से दाएं आने पर। विद्युत धनात्मकता में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटती है। विद्युत ऋणात्मकता होती है तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटती है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। आयनन ऊर्जा के गुण में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटती है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। परमाणु का आकार वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटता है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। आगे हम अष्टक नियम को समझेंगे, ऑक्टेट रूल। ये नियम रासायनिक आबंध यानी बंध के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस नियम के अनुसार परमाणुओं का युग्मन यानी बॉन्डिंग, जुड़ाव, संयोजी इलेक्ट्रॉन के एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरण के द्वारा अथवा संयोजी इलेक्ट्रॉन की सहभागिता यानी शेयरिंग द्वारा जुड़ा होता है। इस जुड़ाव की प्रक्रिया में सभी परमाणु अपने संयोजकता कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं। इसी वजह से इस नियम को अष्टक नियम कहा जाता है, क्योंकि ये परमाणु अपने संयोजकता कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम धनायन और ऋणायन के बारे में बात करते हैं। धनायन यानी कैक्शन, ऋणायन यानी एनियन।
धनायन परमाणु जब अपनी बाहरी कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आवेशित होते हैं तो उसे इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आवेशित होते हैं तो उसको धनावेशित या धनायन कहते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनावेशित हो गया है तो ये है, इसका आवेश धनावेशित है, पॉजिटिव है, तो ये धनायन है। ठीक है, इसी तरीके से ऋणायन, कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जब ये ऋण आवेशित हो जाता है, जब आवेश इसका ऋण हो जाता है तो वो ऋणायन कहलाता है। संयोजकता क्या है? वैलेंसी, किसी तत्व के परमाणुओं की अन्य परमाणुओं के साथ संयुग्मित होने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। किसी तत्व की संयोजकता सामान्यतः उसकी बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या 8 की संख्या में से बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। संयोजकता के स्थान पर अब ऑक्सीकरण अवस्था शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब ऑक्सीकरण संयोजकता के स्थान पर ऑक्सीकरण अवस्था शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंध क्या है? किसी रासायनिक अणु या यौगिक के विभिन्न अवयवों जैसे अणु, परमाणु या आयन, इन अवयवों के बीच लगने वाले आकर्षण बलों को रासायनिक बंध यानी केमिकल बॉन्ड कहते हैं। रासायनिक आबंध 3 प्रकार के होते हैं: वैद्युत संयोजक आबंध, सहसंयोजक आबंध और उपसहसंयोजक आबंध। अब इन तीनों ही आबंध को हम जानेंगे। वैद्युत संयोजक आबंध यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दो परमाणु के बीच इस प्रकार के बंध तब बनते हैं जब एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर एक या अधिक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इसे आयनिक आबंध भी कहते हैं। वैद्युत संयोजक आबंध को आयनिक आबंध भी कहा जाता है। जैसे ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ पे सोडियम की बाहरी कक्षा में स्थित एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण क्लोरीन की तरफ हुआ है, जिससे क्लोरीन, जिसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका अष्टक पूरा होता है। इससे सोडियम और क्लोरीन के बीच वैद्युत संयोजक आबंध का निर्माण हुआ है। ठीक है। सहसंयोजक आबंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड। जब दो परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करके संयोग करते हैं तब उनके बीच स्थित बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। सहसंयोजक आबंध परमाणु कक्षकों के अति व्यापकता से बनते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के अणु बनने में इसके 2 परमाणु के 1s कक्षकों का अतिव्यापन होता है। कक्षकों के अतिव्यापन के आधार पर संयोजी आबंध 2 तरह के होते हैं, सिग्मा आबंध और पाई आबंध। तीसरा, उपसहसंयोजक आबंध यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस प्रकार के बंध बनाने में साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक ही परमाणु से प्राप्त होता है, जबकि दूसरा परमाणु इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। केवल एक ही परमाणु से प्राप्त होता है और दूसरा परमाणु इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। जैसे कि उदाहरण, एक परमाणु प्राप्त करता है और दूसरा ग्रहण करता है। ये उदाहरण आप देख सकते हैं। आगे हम संकरण के बारे में बात करेंगे, यानी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। पॉलिंग ने परमाणु कक्षकों के संकरण का सिद्धांत दिया और ये बताया कि परमाणु कक्षक संयोजित होकर के समतुल्य कक्षकों का समूह बनाते हैं, जिसे संकर कक्षक कहते हैं, और इस परिघटना को संकरण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण स्वरूप, कार्बन का एक 2s कक्षक और 3 2p कक्षक संकरण द्वारा 4 नए sp⁻³ संकर कक्षक का निर्माण करते हैं। संकरण के प्रमुख प्रकार और उनके उदाहरण को देखते हैं। ये है उनके प्रकार और ये है उनके उदाहरण। sp संकरण, ये रेखीय आकृति का होता है। sp संकरण, इसके उदाहरण है BeCl2। sp2 संकरण त्रिकोणीय आकृति का होता है। इसके उदाहरण है BCl3। sp3 संकरण, ये त्रिकोणीय पिरामिडीय आकृति का होता है। इसके उदाहरण है NH3। sp3d संकरण, ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति का होता है। इसके उदाहरण है PCl5 और PF5। sp3d2 संकरण, ये अष्टफलकीय आकृति का होता है। इसके उदाहरण है SF6, CrF6, 3। अगला जो प्रकार है संकरण का, sp3d3 संकरण, ये पंचभुजीय द्विपिरामिडीय आकृति का होता है। इसके उदाहरण है IF7। हाइड्रोजन आबंध, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? ये बंध उन अणुओं के मध्य पाया जाता है जिनमें कि अति ध्रुवीय NH, OH या HF ये आबंध उपस्थित होते हैं। क्लोरीन परमाणु भी हाइड्रोजन आबंध में भाग लेते हैं। क्लोरीन परमाणु भी हाइड्रोजन आबंधन में भाग लेते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का क्वथनांक अधिक होने का कारण हाइड्रोजन बंध ही होता है। आगे हम जालक एंथैल्पी यानी जालक, जिसको जालक ऊर्जा भी बोलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। क्या है ये? किसी आयनिक ठोस के 1 मोल यौगिक को गैसीय अवस्था में संगठन आयनों में पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उस यौगिक की जालक एंथैल्पी कहते हैं।
किसी आयनिक ठोस के 1 मोल यौगिक को गैसीय अवस्था में संगठन आयनों में पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उस यौगिक का चालक एंथैल्पी कहते हैं। आबंध लंबाई क्या है? आबंध लंबाई किसी अणु में आबंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच साम्यावस्था दूरी आबंध लंबाई कहलाती है। आबंध कोटि क्या है? बॉन्ड ऑर्डर। सहसंयोजी आबंध में किसी अणु में 2 परमाणु के मध्य आबंधों की संख्या आबंध कोटि कहलाती है। एक इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा संयुग्मित 2 परमाणु एकल सहसंयोजी आबंध यानी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा आबंधित कहलाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन अणु, जब 2 परमाणुओं के मध्य 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा हो तो उनके बीच के बंध को द्विआबंध यानी डबल बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन का अणु ये डबल बॉन्ड है और हाइड्रोजन अणु सिंगल कॉन्वेंट बॉन्ड है। जब संयोजी परमाणुओं के बीच 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा हो तो इसे त्रिआबंध कहते हैं। जैसे N2 अणु ये त्रिसंयोजी आबंध है। आगे हम बात करेंगे बंधन ऊर्जा यानी बॉन्ड एनर्जी क्या है? गैसीय स्थिति में 2 परमाणुओं के बीच विशिष्ट आबंधों के 1 मोल को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं। बंधन ऊर्जा का क्रम ये है: एकल बंध, लेस देन द्विबंध और त्रिबंध। बंध दूरी का क्रम है एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध। बंध की क्रियाशीलता का क्रम है एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध। जब 2 परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो निकाय की ऊर्जा पहले से कम हो जाती है। ठीक है, जब 2 परमाणुओं के बीच आबंध होता है तो निकाय का ऊर्जा पहले से कम होता जाता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण को समझेंगे हम। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा का उत्सर्जन होता है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये है C+O2 = CO2 प्लस ऊष्मा। तो ये अभिक्रिया है जिसमें कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। दूसरा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसा होता है? वो रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा का अवशोषण होता है वो ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण आप देख सकते हैं, ये N2+O2 प्लस ऊर्जा = ये रिएक्शन बना 2NO। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है? यानी रिवर्सिबल रिएक्शन, वो सभी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती है यानी अभिकारक उत्पाद में तथा उत्पाद अभिकारक में परिवर्तित हो सकते हैं, वो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण है ये N2G + 3S2G 2NS3G। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं इनवर्सिबल रिएक्शन, वो रासायनिक अभिक्रियाएं जो एक दिशा में यानी वन डायरेक्शनल होती हैं यानी कि उत्पाद अभिकारक में परिवर्तित नहीं होता है, वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये परिवर्तित नहीं हो रहा है उत्पाद और अभिकारक में, जैसे NaOH + HCl NaCl + H2O। रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक हैं अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारकों की सांद्रता अधिक होने पर अभिक्रिया का वेग भी अधिक होता है। ताप, साधारणतया ताप में वृद्धि से रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग में वृद्धि होती है क्योंकि उच्च ताप के कारण आणविक गति बढ़ जाती है। ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया में होता है। अभिकारकों की प्रकृति, अभिकारकों की प्रकृति कैसी होती है? अभिकारकों की प्रकृति भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है। अभिकारकों की अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस भी अभिक्रिया के वर्ग को प्रभावित करती है। उत्प्रेरक की उपस्थिति क्या करता है? उत्प्रेरक की उपस्थिति रासायनिक अभिक्रिया के वेग को तीव्र अथवा मंद कर देती है। विकिरण, विकिरण भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। अब आगे हम उद्योग में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण उत्प्रेरक को जानेंगे। तो ये उद्योग है और इसमें उपस्थित उत्प्रेरक हैं। अमोनिया बनाने की हैबर विधि में लोहे का चूर्ण होता है उत्प्रेरक। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाना निकेल उत्प्रेरक है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक है वेनेडियम ऑक्साइड। नाइट्रिक एसिड बनाने में उत्प्रेरक है प्लेटिनम रोडियम। क्लोरीन गैस बनाने की नीकन विधि में उत्प्रेरक होता है क्यूप्रिक क्लोराइड। आगे हम ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण के बारे में जानेंगे। ऑक्सीकरण वो रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कि रासायनिक स्पीशीज यानी परमाणु आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है। परमाणु आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है। ठीक है, ये है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या है? अपचयन।
वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक स्पीशीज द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण किया जाता है, तो ये है अपचयन अभिक्रिया। I2 प्लस 2E नेगेटिव, तो ये 2I नेगेटिव बना। अपचयोपचय अभिक्रिया यानी रिडॉक्स रिएक्शन, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो, वो अपचयोपचय अभिक्रिया यानी रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। संक्षारण क्या है? कोरोजन। संक्षारण में धातुएं वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाती है और धातुओं पर ऑक्साइड की एक पतली परत बनाती है, जैसे कि लोहे पर जंग लगना, ये संक्षारण है। चांदी का रंग उड़ना, कॉपर एवं पीतल पर हरे रंग का लेप चढ़ना, ये सारे ये जो है ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं और धातुओं पर ऑक्साइड की एक पतली परत बना जाती है। ये नियम है संक्षारण। अम्ल व क्षार, आगे हम एसिड और बेस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम एसिड को समझते हैं। एसिड क्या है? अम्ल, कोई ऐसा पदार्थ जो क्षारकों यानी बेसिस से क्रिया करने पर जल व लवण बनाता है हो, जिसमें या फिर जिसमें एक अथवा एक से अधिक हाइड्रोजन आयन विद्यमान हो, वो अम्ल कहलाता है। आर्हेनियस के अनुसार वो पदार्थ जो जल में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन देते हैं वो एसिड होते हैं। जल में घुलने के बाद, ठीक है, वो पदार्थ जैसे HCl जल में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन देते हैं, H++ Cl नेगेटिव। अम्लराज क्या है? एक्वा रेजिया, ये ताज़ा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और सांद्र नाइट्रिक अम्ल को 3:1 के अनुपात में मिलाने पर प्राप्त होता है। अम्लराज ताज़ा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल को 3:1 के अनुपात में मिलाने पर प्राप्त होता है। ये अम्ल सोना और प्लेटिनम जैसी धातुओं को गलाने में सक्षम होता है। अम्ल का उपयोग क्या है? फोटोग्राफी में कपड़े की रंगाई और कागज छापने में अम्ल का यूज़ होता है। इसके साथ ही प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग होता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में बेंजोइक अम्ल का उपयोग होता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। धातुओं की सफाई, जीवाणुनाशक और अन्य उपयोग में अम्ल का यूज़ किया जाता है। तो कुछ प्राकृतिक अम्ल हैं, ये उनके प्राकृतिक स्रोत हैं और उसमें कौन से अम्ल पाए जाते हैं, यहाँ पे आप बॉक्स में देखेंगे। सिरका में एसिटिक अम्ल होते हैं। संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल होता है। प्याज में सल्फेनिक अम्ल होते हैं। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है। दही, खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल होते हैं। चींटी और बिच्छू का डंक में मैथनोइक अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल। सेब में मैलिक अम्ल होते हैं, ठीक है। मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने के कारण लैक्टिक अम्ल का संचय होता है। अब आगे हम अम्ल के बाद बेसिस यानी क्षार के बारे में समझेंगे, क्षारक के बारे में। तो वो पदार्थ जो अम्लों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं वो क्षार कहलाते हैं। इनका स्वाद कड़वा होता है, क्षार का स्वाद कड़वा होता है। आर्हेनियस के अनुसार वो पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वो क्षारक होते हैं। लिटमस पेपर, ऐसे विलयन जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं वो क्षारीय होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल करने वाले विलयन अम्लीय होते हैं। लिटमस रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लिटमस रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। अब आगे हम साल्ट यानी लवण के बारे में जानेंगे। जब अम्ल और क्षारक के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जल व लवण बनते हैं। अम्लों और क्षारकों के बीच होने वाली इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। तो ये अभिक्रिया देख सकते हैं, अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया हो रही है, ये लवण बना और जल प्लस ऊष्मा। अब आगे हम पीएच स्केल को समझते हैं। ये हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का एक पैमाना होता है, एक स्केल होता है। ये मोल प्रति लीटर में हाइड्रोजन आयन सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम बेस 10 है, इसका बेस 10 होता है। pH = -log H संक्षेप में pH मान के अनुसार ही हम पदार्थों की प्रकृति के संबंध में अनुमान लगाते हैं कि वो अम्लीय है वो चीज़ या फिर क्षारीय अथवा उदासीन है। pH के जरिए इस चीज़ का अनुमान लगता है। तो ये उदासीन होता है, ये स्केल है, ये बढ़ती हुई
क्षारीयता है, ये बढ़ती हुई अम्लीयता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे हम बफर विलयन यानी बफर सॉल्यूशन को समझते हैं। वो सभी विलयन जिनमें अम्ल अथवा क्षार की अल्प मात्रा मिलाए जाने पर वे अपनी प्रभावी अम्लता अथवा क्षारकता बनाए रखते हैं और नए अम्ल अथवा क्षार की मात्रा में नगण्य रूप से प्रभावित होते हैं, जैसे कि सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड का मिश्रण। ये बफर विलयन है। बफर विलयन की सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। विलयन की सांद्रता विलायक में घुले हुए विलेय के द्रव्यमान के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। परसेंटेज विलेय को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। ठोसों के द्रवों में विलेयता। सामान्यतः ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिसमें विलेय की विलायक में घुलते समय होने वाली क्रिया ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है और यदि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी हो तो विलेयता कम होती है। ठोस जब द्रव में विलेय होता है तो साधारणतया दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आगे हम गैसों की द्रव में विलेयता को समझते हैं। जब कोई गैस किसी द्रव में विलेय होती है तो उस पर पड़ने वाले दाब के प्रभाव को हेनरी महोदय ने स्पष्ट किया। उनके अनुसार यदि ताप स्थिर हो तो किसी गैस के द्रव में विलेयता द्रव अथवा विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। हेनरी के नियम का दैनिक जीवन में क्या उदाहरण है? शीतल पेय पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। अधिक ऊंचाई पर दाब कम होने की वजह से रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी के कारण आरोहकों को कमजोरी का अनुभव होना। जब गोताखोर समुद्र में गहराई तक जाते हैं तो वहां दाब अधिक होने के कारण उनके रक्त में वायुमंडलीय गैसों की विलेयता बढ़ जाती है। ये है नियम दैनिक जीवन में हेनरी का। अब आगे हम ऑस्मोसिस यानी परासरण के बारे में बात करेंगे। कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम में झिल्ली, ऐसी झिल्ली जो किसी पदार्थ को एक ही दिशा की ओर प्रभावित कर देती है, एक ही दिशा की ओर प्रभावित होने देती है, वो झिल्ली। तो ये कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम में झिल्ली में से विलायक को गुजरने की क्रिया परासरण कहलाती है। परासरण की क्रिया में विलायक और अर्धपारगम में झिल्ली पर आरोपित दाब परासरण दाब कहलाता है। प्रतिलोम परासरण क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। परासरण की प्रक्रिया की ठीक विपरीत, परासरण की प्रक्रिया के ठीक उल्टा क्रिया यानी विलायक का विलयन में से पलायन करना प्रतिलोम परासरण कहलाता है। जैसे कि आजकल इस क्रिया का उपयोग समुद्री जल को शोधन के द्वारा पीने योग्य बनाने के लिए किया जा रहा है। वैद्युत अपघटन। आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में यानी वैद्युत अपघटन के बारे में। वो क्रिया जिसमें जब किसी आयनिक यौगिक यानी जो कि द्रवित अवस्था में हो विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो वो सरल पदार्थों यानी सब्सटेंस में अपघटित होता है। वैद्युत अपघटनी सेल वो बर्तन जिसमें वैद्युत अपघट्य पदार्थों को लेकर के विद्युत अपघट्य की क्रिया कराई जाती है उसे वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। वैद्युत अपघटनी सेल क्या होता है? वो बर्तन जिसमें वैद्युत अपघट्य पदार्थों को लेकर के विद्युत अपघटन की क्रिया कराई जाती है उसे वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। वैद्युत अपघटन का उपयोग क्या क्या है? विद्युत मुद्रण में यानी इलेक्ट्रोटाइपिंग में, निम्न कोटि की धातु सुरक्षा अथवा उसके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए विद्युत लेपन किया जाता है। धातुओं के विद्युत निष्कर्षण में तांबा, सोना, चांदी एक्सेट्रा का निष्कर्षण विद्युत अपघटन के माध्यम से किया जाता है। विद्युत अपघटन की सहायता से बहुत सारे यौगिकों का भी निर्माण किया जाता है। विद्युत रासायनिक सेल यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में आगे हम बात करेंगे। विद्युत रासायनिक सेल वो युक्ति है जिसके माध्यम से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है अथवा विद्युत ऊर्जा की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया को तीव्र किया जाता है। तो यह है विद्युत रासायनिक सेल। गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल है। गैल्वेनिक सेल ये सेल रेडॉक्स अभिक्रिया से उत्सर्जित रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इसके उदाहरण है डेनियल सेल। और विद्युत अपघटनी सेल ये सेल की सहायता से स्वतः अप्रवर्तित रासायनिक अभिक्रिया विद्युत ऊर्जा की सहायता से प्रारंभ की जाती है। विद्युत अपघटनी सेल के उदाहरण हैं वो सेल जिन्हें पुनः चार्ज किया जा सकता है। अब आगे हम शुष्क सेल को समझेंगे।
शुष्क सेल जस्ते के बर्तन में मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, कार्बन आदि के मिश्रण को भर करके बनाया जाता है, जिसमें कार्बन की छड़ कैथोड और जस्ते के बर्तन एनोड का कार्य करता है। जस्ते की दीवार और मिश्रण के बीच अमोनियम क्लोराइड की लुगदी भर दी जाती है। ये अमोनियम क्लोराइड विद्युत अपघट्य के रूप में कार्य करती है और इसके लिए जिंक क्लोराइड का भी उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार के सेल एक बार प्रयोग में आ जाने के बाद दोबारा आवेशित नहीं किए जा सकते हैं। ईंधन सेल वे सभी गैल्वेनी सेल जो हाइड्रोजन, मीथेन और मेथनॉल जैसे ईंधनों की रासायनिक ऊर्जा यानी दहन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें ईंधन सेल कहते हैं। जहां पे ऊष्मीय ऊर्जा संयंत्रों की दक्षता लगभग 40% 40% होती है, वही ईंधन सेलों की दक्षता 70% होता है। ये सेल अन्य ऊर्जा स्रोतों की अपेक्षा कम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। फ्यूल क्या है? ईंधन। ईंधन वो पदार्थ होता है जो जलने पर यानी ऑक्सीजन अथवा वायु के संपर्क में आने पर ऊष्मा उत्पन्न करता है। संक्षिप्त में कोई ऐसा पदार्थ जो ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है जिसमें निहित रासायनिक ऊर्जा ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, वो होता है ईंधन। ईंधन का ऊष्मीय मान। आगे हम कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स को समझते हैं। वो न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। वो न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उस पदार्थ को ज्वलन ताप कहते हैं। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप अत्यधिक निम्न होता है उसे ज्वलनशील ताप पदार्थ कहते हैं, जैसे कि पेट्रोल, अल्कोहल एक्सेट्रा। ये ज्वलनशील पदार्थ हैं। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। इसका मात्रक किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। किसी ईंधन का ऊष्मीय मान जितना अधिक होगा वो उतना ही अच्छा ईंधन माना जाता है। अब आगे हम नॉकिंग यानी अपस्फोटन व ऑक्टेन संख्या के बारे में जानेंगे। वाहनों को चलाने के लिए दहन इंजनों का उपयोग किया जाता है। ईंधन व हवा के मिश्रण को दहन इंजनों में जलाने पर ऊर्जा की प्राप्ति होती है, लेकिन कुछ ईंधन सिलेंडर में ताप व दबाव के कारण समय से पहले ही जल उठते हैं, जिससे कि ऊर्जा का सही रूप से उपयोग नहीं हो पाता है और ये ऊर्जा धात्विक ध्वनि उत्पन्न कर नष्ट हो जाती है। यही धात्विक ध्वनि अस्फोटन कहलाती है। ईंधन का उचित समय पर दहन हो, इसके लिए ईंधन में अपस्फोटन रोधी यौगिक मिला देते हैं। टेट्रा एथिल लेड TEL एक अच्छा अपस्फोट रोधी यौगिक होता है। टेट्रा एथिल लेड एक अच्छा अपस्फोट रोधी यौगिक होता है, लेकिन लेड की उपस्थिति के कारण स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक है। किसी ईंधन का ताप व दाब की स्थिति में स्वतः प्रज्वलित होने का विरोध करने की क्षमता को ऑक्टेन संख्या कहते हैं। किसी ईंधन का ताप व दाब की स्थिति में स्वतः प्रज्वलित होने का विरोध करने की क्षमता को ऑक्टेन संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल के प्रत्यास्फोटन यानी एंटी नॉकिंग गुण का पता लगता है, जबकि सीटेन संख्या से डीजल ईंधन की गुणवत्ता का पता लगता है। ऑक्टेन व सीटेन संख्या जितनी अधिक होगी उतना ही अच्छा ईंधन माना जाएगा। अब आगे हम पेट्रोलियम उत्पाद के बारे में जानेंगे। कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल से विभिन्न प्रकार के उत्पाद पेट्रोलियम परिष्कीकरणी से विभिन्न ताप क्रमों पर प्राप्त होते हैं। हल्के हाइड्रोकार्बन जिनका क्वथनांक निम्न है गैस के रूप में प्राप्त होते हैं, जबकि भारी हाइड्रोकार्बन पैराफिन, मोम, कोलतार इत्यादि अर्ध तरल के रूप में प्राप्त होता है। तो विभिन्न तापक्रमों पर प्राप्त उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है नीचे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। अब आगे हम कोल को समझेंगे यानी कोयला। कोयले का निर्माण बहुत समय पहले चट्टानों के नीचे दबी वनस्पतियों से होता है। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन और कार्बन के यौगिक उपस्थित होते हैं। कार्बन के यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन भी उपस्थित होता है। कोयले की गुणवत्ता उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा से निर्धारित होती है। कोयले की जो गुणवत्ता होती है वो उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा से निर्धारित किया जाता है। अधिक कार्बन की मात्रा कोयले को अधिक उपयोगी बनाती है। जैसे कि आप चित्र में देखेंगे उससे ये स्पष्ट है कि कोयले
ऊपरी स्तरों से प्राप्त होते हैं, जिसमें कि कार्बन की मात्रा कम और नमी की मात्रा सर्वाधिक होती है। एंथ्रासाइट कोयले सर्वाधिक गहराई से प्राप्त किया जाता है। एंथ्रासाइट जो कोयला होता है ये सर्वाधिक गहराई से प्राप्त होने वाला और उच्च कार्बन प्रतिशत वाला कोयला होता है। ये सबसे उत्तम गुणवत्ता का कोयला माना जाता है एंथ्रासाइट कोयले। इसमें कार्बन का प्रतिशत 90 से भी अधिक होता है। जैसे जैसे गहराई कम होती जाती है, कोयले में कार्बन का प्रतिशत कम व गुणवत्ता खराब होती जाती है। पीट कोयले में सामान्यतः 50% से भी कम कार्बन पाया जाता है पीट कोयले में। तो ये आप डायग्राम देख सकते हैं। ये गहराई, तापमान और समय काल में वृद्धि है। 75% ये कार्बन का प्रतिशतता है। 50% में, 75% में लिग्नासाइट सब बिटुमिनस है। 90% में बिटुमिनस कठोर कोयला और एंथ्रासाइट है, ये अधिक गहराई में है। अब आगे हम गैसीय ईंधन यानी गैसियस फ्यूल को देख रहे हैं। तो ये है प्राकृतिक गैस जो है, इसके प्रमुख अवयव होता है मीथेन प्लस C2H6 यानी C2H6 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसका उपयोग होता है घरों और उद्योग में ईंधन के रूप में। कोल गैस का उपयोग होता है ईंधन के रूप में। इसका प्रमुख अवयव होते हैं कोल गैस में मीथेन प्लस CO प्लस हाइड्रोजन। प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 होते हैं। इसका उपयोग होता है कांच और इस्पात बनाने में। CNG में अवयव होते हैं CH4 प्लस C2H6। इसका उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। जल गैस में अवयव होते हैं H2 प्लस CO। इसका उपयोग हाइड्रोजन और अल्कोहल निर्माण में किया जाता है। गोबर गैस और बायोगैस, इसमें अवयव होते हैं CH4 प्लस CO2। इसका उपयोग रसोई गैस के रूप में किया जाता है, गोबर गैस और बायोगैस का। LPG में प्रोपेन प्लस ब्यूटेन होता है। इसका उपयोग रसोई गैस के रूप में किया जाता है LPG का। अब आगे के टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।